So hello guys, today we are going to start the next chapter of First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let us come on the summary of this chapter. So South Africa, after 3 centuries of colonial rule, attained freedom from the racist regime. So साउथ अफ्रीका के ऊपर कॉलोनियल रूल, जो कि ब्रिटिशर्स ने जैसे कि इंडिया के ऊपर रूल किया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका के ऊपर भी रूल किया था. बट साउथ अफ्रीका पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 3 centuries, दैट इज 300 ईयर्स तक रूल किया था. उसके बाद 300 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीकन्स को फ्रीडम मिली थी. On 10th May 1994, a democratically elected non-racial government finally took oath. So 10th May 1994 को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फाइनलाइज्ड हुई थी और उस दिन ओथ ली गई थी, शपथ ली गई थी. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट विच मीन्स कि जो गवर्नमेंट पीपल के द्वारा इलेक्ट की गई है. नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे किसी रेस के ऊपर, रेस मतलब उनका रिलीजन, उनके कलर के ऊपर. अपार्थाइड सिस्टम होता था साउथ अफ्रीका के अंदर, वाइट और ब्लैक के बीच में. ब्लैक जिनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक होता था, उनके बीच में रेस के ऊपर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर. सो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेल्सन मंडेला ने जिसमें अपार्थाइड सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था उन लोगों ने. और वाइट्स और ब्लैक्स का अलग नेशनल एंथम होता था. वो सबको ही हर धर्म, एवरी रिलीजियन, रेस, सेक्स एक्सेट्रा सबको ही रेस्पेक्ट करते थे. उनका कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा था. सो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशन के. द स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया. अब जो भी ओथ और जो सेशंस चल रहे थे वो यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए थे. तो यूनियन बिल्डिंग थी एक प्रिटोरिया में, जहाँ वहाँ पे एक जगह है साउथ अफ्रीका में, प्रिटोरिया. वहाँ की बिल्डिंग्स के अंदर ये सेशंस हो रहे थे. लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू विटनेस द सेरेमनी. पूरे वर्ल्ड में से लीडर्स को बुलाया गया था इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए. नेल्सन मंडेला को उनकी डॉटर जेनानी ने एकम्पनी करा था उस सेरेमनी के अंदर. मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे और थाबो मबेकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे. उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ ओथ ली थी. नेल्सन मंडेला ने उनके बाद ओथ ली थी, क्योंकि पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स ओथ लेते हैं. He pledged to uphold the Constitution of South Africa and work towards liberating the countrymen from poverty and all kinds of oppression. उन्होंने कंट्रीमैन, अपने सिटीजन्स को रिक्वेस्ट किया था कि वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उनके कलर को देखकर, कॉम्प्लेक्शन को देखकर, उनके जेंडर को देख के, उनकी रेस को देख के, विच मीन्स उनके केस्ट, उनकी जो भी कास्ट है उसको देखकर वो डिस्क्रिमिनेशन ना करें. प्रैक्टिस उनके साथ जेंडर को देख के ना करें, ना ही कलर, जो कि अपार्थाइड सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. सो वो सारे सिस्टम जो भी थे ये बैन कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका के. द इनॉग्रल सेरेमनी कंक्लूडेड विद द सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स. जो इनॉग्रल सेरेमनी थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड साउथ अफ्रीका की, उसके अंदर 2 नेशनल एंथम्स को सिंग किया गया था. फर्स्ट नेशनल एंथम ब्लैक्स के लिए था और दूसरा नेशनल एंथम वाइट्स के लिए था, ताकि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो. इट सिग्निफाइड द एंड ऑफ अपार्थाइड एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये सिग्निफाई कर रहा था अपार्थाइड और डिस्क्रिमिनेशन के एंड को. मतलब दोनों वाइट्स और ब्लैक्स के लिए नेशनल एंथम अलग अलग तरीके से हुआ था. ये करने का मतलब ही यही था, क्योंकि नेल्सन मंडेला चाहते थे कि उनका जो भी उनकी कंट्री है उसके अंदर सिटीजन्स उनके डिस्क्रिमिनेशन करें ही ना, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस के ऊपर हो, या कलर के बेसिस पर हो. इसीलिए उन्होंने ये दोनों नेशनल एंथम सिंग करवाए थे इनॉग्रल सेरेमनी के अंदर. और इससे ये पता चलता था कि साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. द मिलिट्री टू एक्सप्रेस्ड इट्स लॉयल्टी टू द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट. जो मिलिट्री, जो पुलिसमैन पहले नेल्सन मंडेला को जेल के अंदर काफ़ी बीट किया करते थे, मारा करते थे और उनको अरेस्ट करके ले जाया करते थे, आज वही हाथ उनको सैल्यूट कर रहे थे. वो लोग बहुत खुश थे. नेल्सन मंडेला इन हिज इनॉग्रल एड्रेस मेंशन्ड हाउ द ब्लैक्स हैड बीन डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट रूलर्स फॉर 3 centuries. अब नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रल सेरेमनी जो थी उसके अंदर बताया कि ब्लैक्स को
वाइट रूलर्स ने कितना टॉर्चर करा 3 centuries, दैट इज 300 years तक. Their freedom had been taken away from them by framing unjust laws. उनकी जो भी फ्रीडम थी वो बकवास से लॉज बनाकर उनसे छीन ली गई थी. जैसे कि जो भी चैप्टर के अंदर है मैं आपको बता देती हूँ. जो ब्लैक्स थे उनके लिए अलग टॉयलेट्स थे, अलग कॉलेजेस थे, उनको मंदिरों उनको चर्च में नहीं जाने दिया जाता था, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाने दिया जाता था. वाइट जो लोग थे, वाइट पीपल, उनके लिए अलग से रेस्टोरेंट्स थे, अलग से कॉलेजेस थे, अलग से वर्क डिपार्टमेंट्स थे. हर चीज़ अलग अलग थी उनके लिए. मेडिसिनल फैसिलिटीज़ भी अलग थी और अच्छी थी. जबकि ब्लैक्स की ही कंट्री के अंदर वाइट रूलर्स रूल कर रहे हैं और वो ब्लैक्स को उन सब फैसिलिटीज़ से लैक करवा रहे हैं और ख़ुद वो सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं. उनको साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. अब जो भी मेजॉरिटी थी, जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे, उनकी मेजॉरिटी में वो स्लेव्स थे, नौकर थे, और उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल थी जितनी जानवरों की भी नहीं होती. ये इन्होंने इतना सालों से ये टॉर्चर सहा था, इसकी वजह से उनके हार्ट्स और माइंड्स के ऊपर डीप वाउंड का इम्प्रेशन था. बहुत गहरी चोट आई थी. He said that the installation of a democratically elected non-racial government would ensure equality to all respected of their color. यही रीज़न था कि नेल्सन मंडेला नहीं चाहते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन और टॉर्चर उनकी कंट्री के ब्लैक्स ने सहा है वही और कोई सहे. इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज़ करी और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट चूज़ करी जो कि सिर्फ लोगों को एक इक्वली, हर लोगों को इक्वल नज़र से देखती है, उनके कलर को छोड़कर, चाहे वो ब्लैक्स हैं, वो वाइट हैं, या फिर उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है. द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी वुड लिव इन पीस एंड हारमनी. उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो माइनॉरिटी, जो कम संख्या में लोग हैं, और जो मेजॉरिटी, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो पीस और हारमनी, शांति और एकता के भाव के साथ कंट्री के अंदर मिलजुल कर रहेंगे. हेट्रेड जो होगा, हेट्रेड मतलब जो हेट, गुस्सा, खुंदस जो भी है, वो रिप्लेस होगी लव से. उनके बीच के प्यार से हेट्रेड ख़त्म हो जाएगा. मंडेला ने अपने कंट्री के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनकी वजह से आज उनकी कंट्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बन पाई है और फ्रीडम हासिल कर पाई है कॉलोनियल रूल से, उन्होंने उनको भी इनॉग्रल सेरेमनी में ट्रिब्यूट किया. वो थे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडो एंड अदर्स, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी साउथ अफ्रीका की लिबर्टी के लिए कॉलोनियल रूल से. उन्होंने ये भी बोला कि ये उन्हीं के इमेंस एफर्ट्स हैं जो कि आज साउथ अफ्रीका के लोग रेसिस्ट रिजाइम, मतलब एक ऐसे रिजाइम से आज़ाद हैं जहाँ पे उनके कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. He regretted that they were not alive to see the installing of the first democratically elected government. उन्हें ये बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि काश वो भी यहाँ पर होते और वो ये देख सकते कि उनकी मेहनत का फल कितना स्वीट है कि आज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है साउथ अफ्रीका. Had it not been for them, a black would not have become the president of this new nation. ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल बात थी सबके लिए कि एक ब्लैक, मतलब एक काला आदमी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रेसिडेंट है न्यू नेशन का. He said that from oppression emerge men of courage and wisdom who fight for the rights of their fellow men. That courage does not mean absence of fear but victory over fear. उन्होंने ये बोला कि जो भी ऑपरेशन, जो भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो उसका सामना साउथ अफ्रीका के लोग जो कि ब्लैक थे, उन्होंने करेज, हिम्मत और साहस के साथ उस सब चीज़ों से लड़े हैं. और आज उनके इस लड़ाई के नतीजा ये है कि आज उन सबके पास अपने इक्वल राइट्स हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. उन्होंने बोला कि करेज, जो कि करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर फियर. हिम्मत जो होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर डर होता ही नहीं है, बट करेज का उनके लिए असली, हिम्मत का उनके लिए असली मतलब ये है विक्ट्री ओवर फियर. जो इंसान डर से जीत पा लेता है, डर के ऊपर जीत जाता है, वो असली हिम्मती इंसान होता है, ना कि वो जिसको डर लगता ही नहीं है. He said that men have 2 obligations to fulfill. उन्हें लगता था कि जो लोग हैं उनके पास 2 obligations होती हैं फुलफ़िल करने के लिए, 2 बातें फुलफ़िल कर सकते हैं. या तो वो अपनी फैमिली और अपनी फैमिली की तरफ
अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें या फिर वो अपनी कंट्री का ध्यान रख सकें। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। However, he could not fulfill his obligation towards his family because the cause of fighting for the rights of his fellow men was his priority. उन्हें लगता था कि जो एक इंसान होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान दे सकता है, या तो वो अपनी फैमिली की टेक केयर करे या फिर वो अपनी कंट्री के प्रति ईमानदार हो। बट इन दोनों के बीच में, उनके हिसाब से इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए, वही एक अच्छा इंसान है। उन्हें वो कहते हैं कि जब नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने रखी वो उन्होंने अपनी कंट्री को रखा। वो अपनी फैमिली को ही टेक केयर करने में लैग हो गए, पीछे रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को पहले समझा। उन्होंने अपनी कंट्री में अपने सिटीजन्स के लिए लड़ना चाहा, उनसे इक्वल राइट्स, उनके लिए इक्वल राइट्स के लिए लड़े वो। उसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिली की तरफ जो उनकी ड्यूटी थी उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा। He also said that freedom fighters had been treated like outlaws because they had rebelled against the unjust laws of the racist government. उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा आउटलॉज मतलब बकवास से नियम कानून बनाए गए थे उनके लिए, ताकि उन्हें टॉर्चर कर सके रेसिस्ट गवर्नमेंट, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उन्होंने द वाइट रूलर्स हैड मेड लॉज टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ हिज फेलो मैन। जो वाइट रूलर्स थे उन्होंने लॉज ऐसे बनाए थे ताकि वो जो लॉज उन्होंने बनाए थे वो ब्लैक्स को फेवर नहीं करते थे बल्कि वाइट्स को फेवर करते थे। दे हैड बीन ओप्रेस्ड एंड ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था, जानवरों की तरह। बट आज वो प्राउड है इस बात पर कि उन्होंने, उनके सिटीजन्स ने हिम्मत जुटाकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर आज लड़ाई कर आज फ्रीडम हासिल की है। जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, दैट इज अपार्थाइड के ऊपर बेस्ड था, आज वो ही कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, पीस और हार्मनी के ऊपर बेस्ड है, जो कि सिटीजन्स हर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, सेक्स, कलर एक्सेट्रा। वो सब रिलीजियंस को रिस्पेक्ट करता है और सबको रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, फेयर रिफ्लेक्शन का हो, कोई भी हो। मंडेला डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एज अ बॉय, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ यंग मैन। अब चैप्टर के अंदर मंडेला ने बताया है, डिफ्रेंशिएट करा है, डिफरेंस बनाया है उनके भी। जब वो छोटे थे तो वो फ्रीडम को कैसे समझते थे, जब वो एक स्टूडेंट बने मतलब प्री टूडलर एज के अंदर आए तो उन्हें फ्रीडम का क्या मतलब समझ आया, और जब वो बड़े हुए दैट इज एन एडल्ट बने तो उन्हें फ्रीडम का क्या मतलब सही लगा। ही सेड दैट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर अ बॉय एंड अ स्टूडेंट वाज ट्रांजिस्टरी इन नेचर। अब जो उन्होंने बताया कि जो एक बॉय और एक स्टूडेंट है, दोनों की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 2-3 साल का फ़र्क ही होता है, वो सिमिलर है, उनके लिए फ्रीडम का मतलब काफ़ी सिमिलर है। बट जो यंग मैन होता है उसके लिए रियल फ्रीडम वो होती है जो कि अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, अर्न अ लिविंग फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाए और अपने लिए अपनी फैमिली की टेक केयर करे और अपनी कंट्री की। बट उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें अपने फंडामेंट राइट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए उनके अंदर ये हंगर थी। जब वो यंग मैन थे तो वो बहुत ज़्यादा हंगरी थे फ्रीडम को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए, और उनकी इसी फ्रीडम के हंगर की वजह से आज साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक था। इसी वजह से उन्होंने नेशनल अफ्रीकन पार्टी ज्वाइन करी ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। He believed that the right to lead a life of respect and dignity was one's fundamental right. उन्हें लगता था कि एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें आपको इज्जत मिले, डिग्निटी, आपको डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, सारे फंडामेंटल इक्वल राइट्स मिले, ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये सबको मिलनी ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी ज्वाइन करी और अपने कंट्रीमैन को फ्रीडम दिलाने के लिए ठान लिया। He also said that both the oppressed and the oppressor were not free. उन्होंने कहा कि ऑप्रेसर जो कि दूसरों पे अत्याचार करता है और जो ऑप्रेस्ड, जो अत्याचार सहता है, वो दोनों ही फ्री नहीं हैं। जो ऑप्रेस्ड होते हैं वो विक्टिम होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। जो लोग अत्याचार सहते हैं, जो कि ब्लैक्स थे, ऑप्रेसर हेयर वॉज ब्लैक्स, ऑप्रेसर हेयर वॉज वाइट्स, और जो ऑप्रेस्ड हैं वो हैं ब्लैक्स, जो अत्याचार सहते हैं। सो जो ऑप्रेसर थे, जो ब्लैक्स थे, वो विक्टिम थे डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, और जो ऑप्रेसर थे वो प्रिजनर थे हेट्रेड के,
वो एक हेट के जेल के अंदर बंद थे। उनके अंदर इतना हेट और नेगेटिविटी थी कि वो अपने ही समान एक कॉमन मैन के एक आदमी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उनके कलर के बेसिस पे सिर्फ। The oppressors should realize that they do not have the right to rob the freedom of others. ऑपरेसर्स को ये रियलाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि वो दूसरों के फ्रीडम को छीन नहीं सकते। Therefore both needed to be liberated. इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि दोनों को ही लिबरेट, दोनों को ही आज़ाद करवाना पड़ेगा। सिर्फ इक्वालिटी ही शांति नहीं होती, ट्रू पीस और हार्मनी नहीं होती सोसाइटी के अंदर। He promised to protect the rights of both white minority as well as the black majority and to liberate his fellow men from poverty, discrimination और oppression of any kind. उन्होंने ये प्रॉमिस किया था अपने सिटीजन से कि वो वाइट माइनॉरिटी के अंदर जो थे और ब्लैक मेजॉरिटी को फ्रीडम दिलवाएंगे और उनके जो फेलो कंट्री मैन हैं उनको पॉवर्टी, गरीबी से, डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार से और ऑपरेशन से, मीनिंग उससे बचाएंगे। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन नहीं होगा उनकी कंट्री के अंदर। सो यही थे नेल्सन मंडेला की समरी। अब मैं इसके की पॉइंट्स एंड समरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो के एंड के अंदर पिक्चर्स इसकी पोस्ट कर रही हूँ, सो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। एंड इस ये चैप्टर लर्निंग का ही है, सो आप NCERT से इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे सो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। जो मेन पॉइंट्स थे चैप्टर के अंदर वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन इसी में से आता है, ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर बोथ आर नॉट फ्री, वाई नेल्सन मंडेला रिमार्क दिस। सो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं अलॉन्ग इस चैप्टर में से, बेसिकली 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज आर द की पॉइंट्स। This is the summary which I have explained you. ये comprehension passages हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड दीज आर द लॉन्ग वंस। सो बाय गाइस।